अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद उसामा। आज हमारा जो टॉपिक है लर्न न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आज हम सीखेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है क्या और न्यूटन्स ने अपने लॉज में क्या कहा है। अब हम बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट or if in motion remains in motion at a constant velocity unless acted on by a net external force। इस लॉ में अब न्यूटन्स अपने फर्स्ट लॉ में कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी रेस्ट में है वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। अगर कोई बॉडी मोशन की हालत में है वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। इसके फर्स्ट लॉ का मतलब यही था। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब ये एक एग्जांपल है कि एक फुटबॉल है, हमारे पास एक बॉल है जो रेस्ट में है, रेस्ट की हालत में है, रुकी हुई है। वो तब तक रेस्ट की हालत में रहेगी, मूव नहीं करेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। अगर कोई शूट करेगा, किक करेगा या कोई फोर्स अप्लाई करेगा तो तब जाके वो मूव करेगी। वो उसकी एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो तब जाके वो मूव करेगी। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाती तो वो रेस्ट की हालत में ही रहेगी। अब सेकंड हमारे पास बॉल है जो मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, मूव कर रही है मोशन की हालत में कांस्टेंट वेलोसिटी में, और ये तब तक मूव करती रहेगी जब तक उसको रोकने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। अब एक एग्जांपल हम अपनी तरफ से ले लेते हैं कि एक कार है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। वो तब तक मूव करती रहेगी जब तक उसके ऊपर आप ब्रेक अप्लाई नहीं करोगे। जब ब्रेक अप्लाई करोगे तब जाके वो स्टॉप होगी। तो हमारी जो यहाँ पे ब्रेक हो गई वो एक्सटर्नल फोर्स हो गई। अब एक कार है, वो रेस्ट की हालत में है, वो तब तक रेस्ट की हालत में रहेगी जब तक आप उसके ऊपर रेस या एक्सीलरेटर अप्लाई नहीं करोगे, तब तक वो रेस्ट की हालत में रहेगी। तो यहाँ पे हमारी जो रेस या एक्सीलरेटर है वो हमारा एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगी यहाँ पे। उम्मीद है आप सबको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा कि ये इसका फर्स्ट लॉ क्या था। अब हम सेकंड लॉ की तरफ आते हैं। अब हम देखते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स ने अपने सेकंड लॉ में क्या कहा है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये है, इसकी स्टेटमेंट ये है, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय अ नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स in the same direction as the net force and inversely proportional to the mass of the object। वो अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट में यही कह रहा है कि जब एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। अगर फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, अगर फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। इसी तरीके से जब एक्सेलरेशन बढ़ेगी तो वो मास इसका कम होगा। मास जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। तो मास अगर कम होगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी, अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगी। अब हम इसकी एग्जांपल इसकी पहले डेरिवेशन देख लेते हैं। इसकी जो इक्वेशन है मैथमेटिकली है, इस जैसे कि उसने स्टेटमेंट में था, स्टेटमेंट में क्या था, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब फर्स्ट इक्वेशन इसकी यही है कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स। सेकंड इक्वेशन है जैसे कि स्टेटमेंट में था, एक्सेलरेशन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। तो एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। ये इसकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम कंबाइन कर देंगे इन बोथ इक्वेशंस को, दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर देंगे। तो कंबाइन करते हैं तो जो लेफ़्ट हैंड साइड होती है वो एक ही दफ़ा आएगी, एक दफ़ा ए आ गया और फिर प्रोपोर्शनल का साइन आया F/m। F मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो F ही आएगा, F/m हो गया। अब m यहाँ पे डिवाइड हो रहा है,
ए के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एफ प्रोपोर्शनल टू एम इंटू ए हो जाएगा। उसके बाद फिज़िक्स का एक रूल है कि हम प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाते हैं तो इक्वल का साइन जब लगाते हैं तो उसके साथ एक कांस्टेंट लाजमी लगता है। तो यहाँ पे जब हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया और इक्वल लगाया तो यहाँ पे कांस्टेंट जो है हमारे पास, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वो के है। तो के कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 1 होती है, तो के की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे 1 लेंगे। तो 1 जिस भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वही चीज़ आ जाती है। तो F इज़ इक्वल टू एम ए, ये इक्वेशन ड्राइव्ड हो गई। अब हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम क्या है। हमारे पास एक है 40 kg मास और एक है 400 kg मास। तो 40 kg कम है, 400 kg ज़्यादा है। तो हम 40 kg के ऊपर जब फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें एक्सेलरेशन भी, हम उसको फोर्स मतलब वो मूव भी आराम से करेगा और एक्सेलरेशन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। अब जब हम फोर्स लगाएंगे, जितनी फोर्स लगाएंगे उतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे उसके ऊपर, अगर मैं फोर्स ज़्यादा लगाता हूँ उसके ऊपर तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ये इसका जो लॉ स्टेटमेंट थी उसी का है ये, कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो अगर हम फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। इसी तरह हम 400 kg पे फोर्स, एक तो उसको मूव करवाना आसान नहीं होगा, फोर्स एक मास ज़्यादा है तो उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा भी लगानी पड़ेगी और एक्सेलरेशन भी कम प्रोड्यूस होगी। जब मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी क्योंकि उसको मूव करवाना आसान नहीं होगा। तो इसी की स्टेटमेंट का था कि सेकंड स्टेटमेंट का यही था कि मास जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। तो मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, जब मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। इसी तरीके से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 4 बंदे कार को मूव करवा रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं ना, तो वो आराम से मूव करेगी, जितनी फोर्स लगाएंगे उतनी एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस्ड होगी। और इसी तरीके से हम एक ट्रक को धक्का लगा रहे हैं, 4 बंदे ट्रक को धक्का लगाएंगे तो मूव नहीं करेगा। अगर मूव करता भी है तो बिल्कुल स्लोली और उसकी एक्सेलरेशन भी कम प्रोड्यूस। तो इससे आप ये तो पता चल गया होगा कि अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी और मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। अब बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन्स ने अपने थर्ड लॉ में क्या कहा है, इसकी स्टेटमेंट जो है वो है, व्हेन टू बॉडीज़ इंटरैक्ट दे अप्लाई फोर्सेस टू वन अनदर दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि जब 2 बॉडीज़ आपस में इंटरेक्ट करती हैं और उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है तो उनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होता है, बट उनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एग्जाम्पल की बात करेंगे। अब जैसे कि हमारे पास है फुटबॉल है और एक हमारे पास टेनिस की बॉल है, ठीक है। अब हम दोनों को इंटरेक्ट करवाते हैं, मतलब कि दोनों एक दूसरे से कोलिजन करती हैं, दोनों बॉल्स आपस में टकराती हैं। तो जिसका वेट ज़्यादा होगा फुटबॉल का वो अपनी जगह से तो नहीं हिलेगी, वो जो टेनिस की बॉल होगी वो उसको टकरा के उसके साथ कोलिजन करके वापस बैक साइड पे आएगी। तो अपनी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमने उसको मूव करवाया था उससे अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इलास्टिक बैंड है, अगर हम उसको खींचते हैं, दोनों अपने हाथों से खींचेंगे और फिर उसको हम एक तरफ से अगर मैं छोड़ देता हूँ तो वो जो है वो अपनी पोजीशन से, जहाँ पे उसकी पोजीशन है उससे ज़्यादा मूव करके वापस अपनी जगह से थोड़ा सा पीछे मूव करेगा, ठीक है। तो इसका यही मतलब है कि ऑपोजिट इन डायरेक्शन जो है, हम उसको मूव तो आगे की तरफ करवा रहे हैं लेकिन वो अपनी जगह से होकर वापस थोड़ा पीछे की तरफ भी आएगा, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हट के थोड़ा पीछे की तरफ आएगा। तो इसका यही जो डायरेक्शन का मतलब था वो यही था।
गाइस, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।